नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे नदी टॉपिक के ऊपर, और नदियों में भी तीन प्रवाह तंत्र की नदियां हम पढ़ते हैं। उसमें से सबसे पहले तो पढ़ते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां, और फिर उसके बाद में पढ़ते हैं जो ऐसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाके गिराती है, तो उसे अरब सागर प्रवाह की नदियां बोलते हैं। फिर बंगाल की खाड़ी वाली पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ रहे थे? बंगाल की खाड़ी, तीसरा है बंगाली खाड़ी वाला। और बंगाल की खाड़ी में भी हमने चंबल रिवर के बारे में लगभग पढ़ लिया है। और चंबल की एक सबसे लंबी सहायक नदी है जिसका नाम है बनास नदी। क्या नाम है? बनास नदी है। और बनास नदी भी लगभग हमने कंप्लीट कर ली है। बस उसकी सहायक नदियों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपको जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये बनास नदी का है। किसका है? बनास नदी का है। बनास नदी का जो उद्गम है वो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से होता है। कहाँ से होता है? राजसमंद से होता है। राजसमंद जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर कुछ एक पहाड़ी है जिसका नाम है खमनोर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है, जो जाकर सवाई माधोपुर जिले में, किसमें? सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर धाम के पास में जो खंडार तहसील है वहां पर चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल में बनास इधर से आके मिलती है, इधर से सीप नदी आके मिलती है, और यहाँ पर जब तीन नदियां आकर मिल रही है तो वहां पे एक संगम बनता है जिसे हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो बनास नदी पर ही एक रामेश्वर धाम में एक त्रिवेणी संगम बनता है। तो कई बार पूछा जाता है कि रामेश्वर में कौन सी तीन नदियां आकर मिलती है? तीन नदियां कौन सी आकर मिलती है? चंबल, बनास और सीप नदी आकर मिलती है। दूसरी बात, जैसे हम बनास नदी पढ़ते हैं तो बनास नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 6 जिलों में प्रवाहित होती है। वो 6 जिले कौन कौन से? सबसे पहले राजसमंद से निकली है, फिर उसके बाद में चित्तौड़ में बहती है, और चित्तौड़ में थोड़ी बहुत ही बहती है ना। चित्तौड़ के बाद में बहती है भीलवाड़ा में। कहाँ पर? भीलवाड़ा में बहती है। फिर अजमेर में बहती है, और फिर टोंक में बहती है, और फिर सवाई माधोपुर में बहती है। ये इस प्रकार ये 6 डिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इन 6 जिलों में प्रवाहित होती है। अगर हम मैप में देखें इसको, तो मैप में कहाँ से प्रवाहित होती है, कहाँ से इसका उद्गम होता है? राजसमंद से इसका उद्गम होता है, यहाँ से। और फिर चित्तौड़ के आसपास थोड़ी सी बहती है, फिर भीलवाड़ा में होती हुई अजमेर का पार्ट आ जाता है थोड़ा सा ये फिर टोंक और सवाई माधोपुर में जाकर यहाँ कौन सी नदी में जाके मिल जाती? चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है। फिर हम इसकी कुछ सहायक नदियां देख रहे थे। सहायक नदियों में हमने एक तो आयड नदी पढ़ ली थी। कौन सी? आयड नदी। आयड नदी का जल जब उदय सागर झील में गिर जाता है तो उसके बाद में इस नदी का नाम ही चेंज हो जाता है, बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। बेड़च नाम से ही बनास में मिलती है दाईं ओर से। इधर से मिलती। देखो, जब भी नदी को हमने ऐसे दर्शा रखा तो नदी ऐसे बहेगी तो अपना आप ही होता है, ये राइट पार्ट हो जाता है उसका, ये लेफ्ट पार्ट हो जाता है। तो दाईं ओर से मिलती है। दाईं ओर से फिर इस ये जब नदी बहती है तो इसमें एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है? गंभीरी नदी। कौन सी? गंभीरी नदी डायरेक्ट बनास में जाके नहीं मिलती है। बनास, इस गंभीरी का जो जल है वो किस में आता है? बेड़च में आता है। और कौन सी जगह पे मिलती है दोनों नदियां? जहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो दोनों के संगम स्थल पर ही कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कई बार पूछा जाता है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कौन से पठार पर बना हुआ है? मैसा के पठार पर बना हुआ है। कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो आपको नाम बताना कौन सा? गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम। और बेड़च ना मिले तो आयड मिल सकता है, और दोनों मिल जाए तो फिर हमें बेड़च को प्रथम वरीयता देनी होगी, क्योंकि जब इसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से उस समय इसका नाम आयड होता है, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है? बेड़च होता है। कब से? उदय सागर झील में पानी गिरने के बाद में। पहले झील भरती, फिर आगे जो पानी निकलता है ना, उसके बाद में इसका नाम बेड़च हो जाता है। और ध्यान दीजिए, ये जो बेड़च नदी है ये बिगोद भीलवाड़ा में जाके बनास नदी मिल जाती है। और इधर से एक और नदी आ रही मैनाल, तो मैनाल भी यहाँ पर आकर मिल जाती है। मैनाल का जो उद्गम होता है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा से होता है। और यहाँ पर एक वाटरफॉल भी बना हुआ है जिसका नाम है मैनाल जलप्रपात। बना हुआ है ना, वो भीलवाड़ा में ही है, वो इसी मैनाल नदी पर है। तो अब ये सहायक नदियां काफी सारी हमने देख ली थी इसकी। और अब हम इसकी जो सहायक नदियां हैं इसमें एक नदी और आती है जिसका उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियों से। कहां से होता है? दिवेर की पहाड़ियां। दिवेर की पहाड़ियां पड़ती राजसमंद में। दिवेर की पहाड़ियां। और इस नदी का नाम क्या है? कोठारी नदी। तो आप लिखिएगा, आज की नदी लिखेंगे हम, इसकी सहायक नदियों में आप लिखो सभी विद्यार्थी, कोठारी नदी। कौन सी नदी के बारे में पढ़ेंगे हम? कोठारी नदी के बारे में पढ़ेंगे। लिख लिया? कोठारी नदी।
अब जब भी हम किसी नदी के बारे में पढ़ते हैं, जब भी आप पढ़ो ना किसी भी नदी को, तो एक तो आप सामान्यतः उसका ये याद रखा करो कि उसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से होता है, और एक उसका प्रवाह क्षेत्र, और एक उसका संगम, या हम उसको कह सकते हैं मोहाना, या उसी को हम कह सकते हैं समापन। क्या कह सकते हैं? समापन कहाँ पर होता है? तो देखिए, ये जो हम नदी पढ़ रहे हैं, इस नदी का नाम क्या है? कोठारी नदी। और कोठारी नदी को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम बनास रिवर पढ़ रहे हैं। बनास रिवर पढ़ रहे हैं तो बनास की जो सहायक नदियां हैं उसमें, और बनास में देखो लेफ्ट साइड से आके मिल रही है। कहां से मिल रही है? लेफ्ट साइड से आके मिल रही है। माना कि बनास नदी यूं बह रही है, इधर से नदी आके मिल रही है, तो बाएं तट से आके मिल रही नहीं। तो आप इसमें सबसे पहले ये लिखेंगे उद्गम, लिखो उद्गम। आपने हेडिंग डाल ली कोठारी नदी, अब लिखे आप उद्गम। बताओ इसका उद्गम कहां से होता है? दिवेर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, और दिवेर की पहाड़ियां है कहां पर? राजसमंद। ऐसे लिखना, उद्गम बराबर करके लिखना, दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद। और जो पुराने बच्चे हैं, जिनके पास सभी कोई नया बच्चा बैठता है, थोड़ा उनको गाइड कर दिया करो कैसे लिखना होता है। ठीक है ना? तो दिवेर की पहाड़ लिख लिया आपने, यहां से इसका उद्गम होता है। अगर बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई जो यहां से यहां तक जो लंबाई है ना, वो 145 किलोमीटर है। कितनी है? तो अब अगला फैक्ट लिखेंगे हम, लंबाई। लंबाई लिखिएगा 145 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? प्रवाह क्षेत्र लिखो, 2 जिले। कितने जिलों में बहती है? 2 जिलों में बहती है। प्रवाह क्षेत्र 2 जिला। प्रवाह क्षेत्र 2 जिला। 2 जिले कौन से बताओ? 2 जिलों के नाम लिख लो। एक का नाम तो आ जाएगा राजसमंद। कौन सा आ जाएगा? राजसमंद। और दूसरे का कौन सा आ जाएगा? भीलवाड़ा आ जाएगा। तो 2 जिलों में बहती है, राजसमंद और भीलवाड़ा में। लिख लिया? राजसमंद और भीलवाड़ा 2 में बहती है। अब देखो, ये विद्यार्थियों, ये नदी कौन सी जा रही बताओ? ये वाली बनास जा रही, और ये इधर से आ रही है, कौन सी आ रही? ये दोनों आकर कहां पर मिलती है? नंदराय में। कहां पर मिलती है? नंदराय। और नंदराय पड़ता है शाहपुरा में, और शाहपुरा पड़ता है भीलवाड़ा में। पहले बीच में थोड़ी ऐसी स्थिति हो गई थी कि शाहपुरा खुद डिस्ट्रिक्ट बन गया था। तो अभी आपको क्या लिखना है आपको इसके बारे में, कि भाई ये कहां पर जाके मिलेगी? नंदराय में। तो आप ऐसे लिखो, संगम या मोहाना। संगम या मोहाना। लिख लिया? लिखो, नंदराय नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। नंदराय नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में जाकर मिलती है? बनास नदी में जाकर मिल जाती है नंदराय। हाँ। अब जहां आपसे पूछा जाए कि नंदराय है कहां पर, तो शाहपुरा में। कहां पर है? शाहपुरा में। और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो आप? भीलवाड़ा लिख सकते हो। कई बार पूछा जाता है कोठारी और बनास का जो संगम होता है, दोनों नदियां जहां पर मिलती है, वो कौन सी जगह पर मिलती है? नंदराय में। नंदराय कहां पड़ता है? जिला पूछे तो कोठारी नदी जाके किस में मिलती है? बनास में मिलती है। कोठारी किसकी सहायक नदी है? किस तट से मिलती है? बाएं तट से मिलती है। अगला फैक्ट लिखो। अब देखो विद्यार्थियों, ये जो नदी पढ़ रहे हैं, तो इस नदी पर यहां पर एक डैम बना हुआ है, और उस डैम का नाम है मेजा बांध। क्या नाम है? आपसे पूछा जाए मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, कहां पर बना हुआ है? भीलवाड़ा में बना हुआ, ध्यान रखना। तो लिखो, इसी कोठारी नदी पर इसी कोठारी नदी पर
मेजा बांध भी बना हुआ है। कौन सा बांध? मेजा बांध। मेजा बांध का तो कई बार सवाल आता है, अभी आता कि नहीं आता, लेकिन हमारे समय बहुत आता था। मेजा बांध, तो देखो मेजा बांध कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। कहां पर है? मांडलगढ़, भीलवाड़ा में। मांडलगढ़, भीलवाड़ा में। लिख लिया? देखो मैंने आपको लिखाया था कि भरतपुर की जीवन रेखा या लाइफ लाइन किसे कहते हैं? मोती झील को कहते हैं। फिर मैंने कल लिखाया था आपको कि राजसमंद की जीवन रेखा किसे कहते हैं? नंद संबंध बांध को। और नंद संबंध बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? बनास नदी पर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? राजसमंद में बना हुआ है। और आपसे पूछा जाए भीलवाड़ा की जीवन रेखा किसे कहते हैं? मेजा बांध को कहते हैं। किसको कहते हैं? मेजा बांध को कहते हैं। और मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी। लिखो, इसी मेजा बांध को, इसी मेजा बांध को, इसी मेजा बांध को भीलवाड़ा की जीवन रेखा भी कहते हैं। लिख लिया? अब देखो भीलवाड़ा में क्या पेयजल की समस्या है, थोड़ी पीने के पानी की समस्या थी। उस समस्या का समाधान करने हेतु ही कोठारी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? मेजा बांध। लिखिएगा, भीलवाड़ा में पेयजल, पेयजल की समस्या का समाधान हेतु, का समाधान हेतु ही इस बांध का निर्माण किया गया। अब देखो ये जो डैम बना रखा ना, यहां पर ही एक पार्क स्थापित किया गया जिसका नाम क्या है? ग्रीन माउंट पार्क। आपसे पूछा जाए ग्रीन माउंट पार्क कहाँ है? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। और कौन से बांध के पास में? मेजा बांध। लिखो, इसी बांध के पास ग्रीन माउंट पार्क भी बनाया गया है। ग्रीन माउंट पार्क। लिख लिया? अब जिस जगह से ये नदी बहती है अभी वर्तमान समय में, यहाँ पर कभी न कभी कुछ सभ्यताओं भी विकसित हुई थी। और उन सभ्यताओं का नाम है बागोर सभ्यता और ओजियाना सभ्यता। जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि बागोर सभ्यता के अवशेष हमें कौन सी नदी के किनारे मिले हैं? कोठारी नदी के किनारे मिले। अब बताओ बागोर सभ्यता है कहां पर? भीलवाड़ा में। इसी प्रकार कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़। ऐसे उसकी लोकेशन पूछी जाती है ना। इसी प्रकार ओजियाना है, ये भी भीलवाड़ा में ही है। और बालाथल सभ्यता, आहड़ सभ्यता, देखो बालाथल सभ्यता कहाँ है? उदयपुर। और आहड़ सभ्यता उदयपुर में। कौन सी नदी किनारे? आयड़ी या बेड़स नदी। और नगरी सभ्यता चित्तौड़, कौन सी नदी किनारे? गिलुंड सभ्यता राजसमंद, कौन सी नदी किनारे? बनास नदी। इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं, ध्यान रखना।
तो हम अभी कोठारी नदी पढ़ रहे हैं, तो कोठारी नदी के किनारे ही कुछ सभ्यताएं विकसित हुई, जैसे बागोर सभ्यता और ओजियाना सभ्यता। देखिएगा, कोठारी नदी पर ही भीलवाड़ा में दो सभ्यताएं विकसित हुई, दो सभ्यताएं विकसित हुई। कोठारी नदी पर ही भीलवाड़ा में दो सभ्यताएं विकसित हुई, और दोनों का नाम लिख लो आप। कौन सी दो सभ्यता? बागोरी नहीं, बागोर सभ्यता, दूसरा ओजियाना सभ्यता। कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो ये आलनिया नदी के तट पर ही एक सभ्यता विकसित हुई थी, आलनिया सभ्यता कोटा। लिख लिया आपने? तो दो सभ्यताएं कौन कौन सी विकसित हुई यहाँ पर? एक तो ओजियाना और एक बागोर सभ्यता। अरे जरूरी नहीं है, मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बने यहाँ से, हिस्ट्री का क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है ना। एक तरफ सभ्यताओं के नाम दे दिया, एक तरफ उनकी लोकेशन दे दी कि कहाँ पर अवस्थित है, ऐसे भी सवाल बन जाते हैं। और मेरे तो बनते ही ज्यादातर, जो पढ़ाता हूँ उस टॉपिक में से तो कोई सवाल आए कि नहीं आए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बीच में जिस बिंदु के ऊपर चर्चा कर ली वहां से सवाल पक्का आता है। ठीक है, हेडिंग डालो बागोर सभ्यता। एक एक को पढ़ा दो थोड़ा थोड़ा। बागोर सभ्यता, हालांकि हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम इनको। बागोर सभ्यता, कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। आपसे पूछा जाए बागोर सभ्यता कौन सी नदी पर है? नदी पूछे तो कोठारी कर देना विद्यार्थियों, और जिला पूछे तो हाँ जिला भीलवाड़ा। खोज किसने की थी इसकी? खोज D.N. मिश्र ने। किसने की थी खोज? D.N. मिश्र ने इसकी खोज की थी विद्यार्थियों। लिख लिया? लिखो, ये भारत की सबसे संपन्न पाषाणकालीन सभ्यता है। बागोर सभ्यता कैसी है? पाषाणकालीन सभ्यता है। ये भारत की सबसे संपन्न पाषाणकालीन सभ्यता है। जिन्होंने मेरे से इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, वो भी प्राचीन भारत का इतिहास, उनको तो पता है इन सभ्यताओं के बारे में थोड़ा बहुत। भूल गए वो बात एक अलग है बाकी मैंने काफी डीप पढ़ाई थी आपको। तो पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष क्या राजस्थान में दिखाई देते हैं? बिल्कुल दिखाई देते हैं। कहां पर? बागोर सभ्यता में, ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए कि बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए, सर ने कहा था बागोर बागोर कर रहे थे भीलवाड़ा, लेकिन बागोर की हवेली कहाँ है? बागोर की हवेली, तो बागोर की जो हवेली है वो उदयपुर में है, ध्यान रखना। नोट नोट नोट, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है, लेकिन बागोर की हवेली उदयपुर में स्थित है। बागोर की हवेली कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कई बार पूछा जाता है बागोर हवेली स्थित है। हवेलियां पढ़ेंगे ना हम कल्चर में। देखो, बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है।
आपसे पूछा जाए आदिम संस्कृति का संग्रहालय कौन सभ्यता को कहा जाता है? बागोर सभ्यता को। कहां पर स्थित है? देखिए विद्यार्थियों, यहाँ बागोर की जब खुदाई हुई तो यहां से हमें ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ कि 5000 वर्ष पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहां से लिखो, यहां से कहां से? बागोर सभ्यता। लिखो यहां से 5000 ईसा पूर्व के पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये कुछ कुछ जानकारी तो मैंने आपको यहां पर ही दे दी ज्योग्राफी के साथ ही, फिर बाकी जो मेन जानकारी है वो तो हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तब लिखेंगे इनके बारे में ना। देखो, कोठारी नदी पर दो सभ्यताएं कौन कौन सी मिली है आपको? एक तो बागोर सभ्यता, एक दूसरी ओजियाना सभ्यता। तो अब आप एक काम करें, ओजियाना सभ्यता हेडिंग डाल लें, मतलब इसी का पॉइंट है, अगला पॉइंट ओजियाना सभ्यता के बारे में लिखेंगे अब। ओजियाना सभ्यता, कौन सी सभ्यता? ओजियाना सभ्यता। अब बताओ, वही दो दो पॉइंट तो आपको सेम ही रहेंगे इसके। नदी कौन सी है? कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी। और पूछा जाए आपसे कि जिला, लोकेशन, स्थिति, भीलवाड़ा बताना आपको। ठीक है। खोज किसने की है इसकी खोज? इसकी खोज की विद्यार्थियों आलोक त्रिपाठी। किसने की? आलोक त्रिपाठी ने की है। आलोक त्रिपाठी ने इसकी खोज की है। और एक व्यक्ति और है, उसका भी सहयोग है इसमें, दोनों ने मिलकर की है, बी.आर. मीणा। तो दो व्यक्तियों ने मिलकर इसकी खोज की है, आलोक त्रिपाठी और बी.आर. मीणा के द्वारा ओजियाना सभ्यता की खोज की है भीलवाड़ा में। लिख लिया? ठीक है, तो इसी के साथ अपनी कौन सी नदी कंप्लीट हो जाती है? कोठारी नदी कंप्लीट हो जाती है। आपको एक और नदी दिखाई दे रही है, खारी नदी। बातें नहीं करने का, खारी नदी। तो अब अगली नदी कौन सी पढ़ेंगे बताओ? हेडिंग डालो, खारी नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे? खारी नदी पढ़ेंगे विद्यार्थियों। अब देखो, अगर हम उद्गम से देखें, कहां से देखें? उद्गम से देखें तो देखो एक त्रिवेणी संगम तो यहां बन गया, त्रिवेणी संगम। एक तो बन गया बिगोद में, कहां पर बन गया? बिगोद में बन गया विद्यार्थियों। बिगोद कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। और यहां पर तीन नदियां आकर कौन सी मिली बताओ? एक तो बनास तो खुद तो है ही है, और एक इधर से आई मैनाल और बेड़च। इन तीन नदियां जहां पर मिली उस जगह का नाम बिगोद, और वहां पर एक त्रिवेणी संगम बन गया। एक तो यहां बन गया और एक त्रिवेणी संगम देखो यहां बन रहा है।
एक तो यहाँ बन गया था, एक यहाँ बन रहा है राजमहल में। कहाँ पर बन रहा है? राजमहल। और राजमहल पड़ता है टोंक में। कहाँ पे पड़ता है? टोंक जिले में आता है। यहाँ से एक नदी आ रही, खारी नदी। कौन सी नदी? और इधर से आ रही है एक डाई नदी। कौन सी? डाई, खारी और बनास, तीनों आकर त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती? राजमहल। तो कई बार पूछा जाता है राजमहल टोंक में जो त्रिवेणी संगम बनता है उसमें कौन कौन सी नदी आकर मिलती है? तो एक तो बनास तो बता ही देना आपको, एक खारी बतानी है और एक डाई बतानी है। और एक वहां पे देवधाम जोधपुरिया, वहां पर भी बनती है। तो देवधाम जोधपुरिया पड़ता है टोंक में ही। और ये रहा, यहां पर भी तीन नदियां आकर मिल रही है। तीन नदियां बताओ कौन कौन सी मिल रही है? इधर तो बनास जा रही है, तो इधर से कौन सी आ रही? बांडी। और इधर से कौन सी आ रही? मानसी। तो मानसी, बांडी और बनास, ये तीन बनाते। तो देखो त्रिवेणी संगम एक तो ये हो गया। पहला, सबसे पहले कौन सा क्रमबद्ध तरीके से उद्गम से लेकर मोहाना तक पहले कौन सा आता? बिगोद वाला, जहां पे कौन सी तीन नदियां आती है? ओके। फिर दूसरा कौन सा बनता है? राजमहल टोंक में बनता है, वहां पर कौन कौन सी नदी आती है? और तीसरा कौन सा बनता है? जो देवधाम जोधपुरिया टोंक में बनता है, ध्यान रखना। और वहां पर कौन सी नदियां हैं? ओके। फिर देखो तीन तो सीधे सीधे बनास नदी पर त्रिवेणी संगम बनते हैं। और फिर आगे जाकर चंबल में एक त्रिवेणी संगम बनता है, उसमें एक सहायता करने के रूप में ये भी त्रिवेणी संगम बनाती है खुद जाकर। वो बनाती कहां पर? रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में, ध्यान रखना, खंडार बनता है। तो वैसे तो बनास नदी पर तीन त्रिवेणी संगम बनते हैं। कितने बनते हैं? तीन। लेकिन इसका जो संबंध है वो चार त्रिवेणी संगम से है। कितने से? चार से। चौथा कौन से को शामिल किया गया है? समझ जाओगे ना इस बात को? ओके, चलो अभी एक एक नदी को और देख लेते हैं। हेडिंग डालो, खारी नदी। अब देखो इस खारी नदी के बारे में हमें क्या याद होना चाहिए कि खारी नदी का उद्गम कहां से होता है? बिजराल की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है? बिजराल की पहाड़ियां कहाँ है? राजसमंद में। और मैंने आपको जब भौतिक विभाजन पढ़ाया था तो उसमें बहुत सारी पहाड़ियां लिखाई थी। जब आपको आलस आ रहे थे, लिखने में जोर आ रहा था, और मैंने कहा बेटा कहीं ना कहीं ये काम आएगी तुम्हारे, तब काम आ रही ना यहाँ पर। बिजराल की पहाड़ी कहाँ है? राजसमंद में। राजसमंद से निकलती है। राजसमंद से निकलने के बाद में विद्यार्थी भीलवाड़ा में बहती है, फिर अजमेर में आती है। कहाँ पे आती है? अजमेर में। पहले आती थी अजमेर में, आजकल अजमेर में प्रवाहित नहीं होती है क्योंकि जिलों का पुनर्गठन हुआ। उसके बाद में जो पहले जो अजमेर वाला पार्ट था वो ब्यावर में चला गया। किस में चला गया? ब्यावर में चला गया। तो ब्यावर में बहती है आजकल। अजमेर में ये विजयनगर वाला पार्ट है ना, ये पहले पहले अजमेर में आता था, अब ब्यावर में चला गया तो उसमें चली गई। और फिर टोंक में जाकर किस में मिल जाती? राजमहल की जगह पर बनास में जाके मिल जाती। तो चार जिले कौन से हो गए बताओ? एक तो राजसमंद हो जाएगा, और पहले भिलवाड़ा आएगा, पहले भिलवाड़ा आएगा, फिर ब्यावर आएगा। देखो विद्यार्थियों, वर्तमान में कहां बहती है? ब्यावर में। लेकिन पहले अजमेर था, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा अगर एग्जामिनर माना कि अपडेट नहीं हुआ और उसने अजमेर विकल्प में दिया तो मानना पड़ेगा ना फिर वहां। तो देखिएगा, खारी नदी, खारी नदी लिख लिया? खारी नदी में लिखो आप उद्गम। सबसे पहले लिखे आप उद्गम। अभी मैं आपसे बताऊं क्या पूछने वाला था? उद्गम शब्द में कौन सी संधि है? गड़बड़ हो जाता है ना अभी। तो आप ऐसे बता तो सकते हो, क्या दिक्कत है, नॉलेज तो ले ही सकते हैं। ज्योग्राफी से हालांकि संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी बताओ कौन संधि? व्यंजन में कौन सा नियम काम कर रहा है? उत प्लस गम, तय का द बन रहा है वैसे वो वाला। तो इसका मतलब जब भी आप उद्गम शब्द लिखे ना, उद्गम शब्द जब भी लिखते हैं आप, द के नीचे हलन जरूर लगाएं। लगाए द के नीचे हलन? सबने लगाया? फिर तो सही है। हाँ, तो इसका उद्गम कहां से होता है? बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। लिखो प्रवाह क्षेत्र चार जिले। प्रवाह क्षेत्र में क्या लिखोगे? चार जिलों में प्रवाहित होती है। यह नदी चार जिलों में प्रवाहित होती है। प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र।
देखो, आपसे पूछा जाए कि खारी नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 4 जिलों में। 4 जिले कौन कौन से बताने? पहला राजसमंद, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा ब्यावर, चौथा टोंक। ये 4 लिख लो आप तो। नोट डालो, नोट। जिलों के पुनर्गठन से पहले, जिलों के पुनर्गठन से पहले खारी नदी अजमेर में प्रवाहित होती थी, लेकिन ब्यावर जिला, कौन सा जिला? ब्यावर। पहले ब्यावर खुद किस में आता था? अजमेर में आता, लेकिन ब्यावर जिला बनने के बाद ब्यावर में बहती है, अजमेर में नहीं है ना। ब्यावर में बहती है, अजमेर में नहीं। लिखिएगा, राजमहल ब्रैकेट में टोंक, ऐसे लिखो आप, संगम। संगम लिखो, संगम। बात नहीं, संगम। संगम की जगह समापन लिख सकते हो। समापन की जगह क्या लिख सकते हो आप? मोहना। कोई सी भी शब्दावली आप लिख सकते हो। लिख लिया? अब इसमें लिखिएगा, खारी नदी अपना जल राजमहल टोंक में बनास नदी में गिरा देती है। किसमें गिराती है? बनास नदी में गिरा देती है। लिख लिया? बनास नदी में गिरा देती है। राजमहल को रेखांकित करें आप। इसको राजमहल को ही रेखांकित करें। देखो, यहां त्रिवेणी संगम बनता है। यहां क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है। राजमहल को रेखांकित कर लो, यहां त्रिवेणी संगम बनता है। कौन सा संगम बनता है? यहाँ त्रिवेणी संगम बनता है भाई। अब जो त्रिवेणी संगम बनता है तो इसमें 3 नदियां कौन सी आकर मिलती है? तो त्रिवेणी संगम जो लिखा है ना आपने, त्रिवेणी संगम को रेखांकित करके लिख लो आप, बनास, खारी, खारी और डाई। ये 3 नदियां आकर मिलती है यहां पर। लिख लिया? लिखो, ये खारी नदी ये खारी नदी विजयनगर, विजयनगर और गुलाबपुरा। कौन सा? गुलाबपुरा के मध्य सीमा भी बनाती है। के मध्य सीमा बनाती, पहले लिख लो आप, एक बार लिख लिया? अब ध्यान देना, तो 2 कस्बे हैं। कौन कौन सा? एक तो गुलाबपुरा कस्बा है। आपसे पूछा जाए गुलाबपुरा कस्बा कौन सी नदी के किनारे है? खारी नदी के किनारे है। और ये है भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है ये? भीलवाड़ा में पड़ता है, बिल्कुल टच में है। और विजयनगर पहले तो अजमेर जिले में आता था, अब ब्यावर जिले में आता है। वर्तमान में कौन से जिले में आता है? ब्यावर जिले में आता था।
वर्तमान में ब्यावर जिले में आता है, इन दोनों के बीच में प्रवाहित होती है। और वैसे अगर मैं सामान्यतः जानकारी दूं मैप के अनुसार नहीं देकर, वैसे जब आप अभी अजमेर में रह रहे हो, अजमेर से जब अगर आप भीलवाड़ा जाओगे, कहाँ जाओगे, भीलवाड़ा जाओगे तो आप नसीराबाद होते हुए जाओगे, पहले नसीराबाद आएगा, फिर बिनाए आएगा, और बिनाए के बाद में विजयनगर आता है, और विजयनगर के जस्ट बाद में भीलवाड़ा स्टार्ट हो जाता है, भीलवाड़ा का गुलाबपुरा स्टार्ट हो जाता है। और बीच में जब जाओगे तो रोड के आप देखोगे तो एक ब्रिज आएगा, और उसके नीचे एक नदी बहती रहती है, और उस नदी पर लिखा होगा खारी नदी। कौन सी नदी, खारी नदी को पार कर रहे हो आप। कौन सी नदी को पार कर रहे हो, खारी नदी को पार कर रहे हो। अब पहले जो विजयनगर वाला पार्ट था वो अजमेर में आता था, वर्तमान में कौन से जिले में आ गया, ब्यावर जिले में आ गया। समझ जाओगे अब तो, ठीक है। और बाकी देखो तो इस मैप के अनुसार देख लेना आप। इसका उद्गम कहां से होता है, राजसमंद से होता है। कहां से होता है, राजसमंद से, फिर भीलवाड़ा में बहती है, फिर अजमेर में बहती है, फिर टोंक में चल जाती है, टोंक में जाके कौन सी नदी में जाके मिल जाएगी, बनास नदी मिल जाएगी। इससे नीचे देखो इधर से आ रही बह रही है, आगे तीन चारों जिलों आगे ना, सॉरी सॉरी, इसको घुमा देते हैं अलग से। इधर पहले घुमा लो, मतलब इसको कैसे करके ले, अजमेर में नहीं लाना इसको, टोंक की तरफ ले जाओ डायरेक्ट, ऐसा होगा। ठीक है, अगला फैक्ट लिखो आप। खारी नदी के किनारे ही आसिंद आसिंद स्थित है। आसिंद कस्बा कह सकते हो, आसिंद। और आसिंद कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। लिख लिया, लिखिएगा। इस नदी पर ही एक बांध बना हुआ है, एक बांध बताता हूं आपको, रुको नदी देखता हूं। नारायण सागर बांध दिखाई दे रहा है, इसी नदी पर एक बांध बना हुआ विद्यार्थी, जिसका नाम क्या है, नारायण सागर बांध। कौन सा बांध है, नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध पहले अजमेर में स्थित था, अब ब्यावर में आ गया। और प्रॉपर इसकी लोकेशन पूछी जाए तो विजयनगर के पास में है। ये कहां पर है, विजयनगर ब्यावर में। तो लिखिएगा, खारी नदी पर ही नारायण सागर बांध बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है, नारायण सागर बांध बना हुआ है। नारायण सागर बांध को रेखांकित करो। लिख लिया, नारायण सागर बांध रेखांकित कर लिया। रेखांकित करके लिखो, विजयनगर में पड़ता है। कहां पर है, विजयनगर ब्यावर में स्थित है। और कई जगह आप भी आज भी डैम पढ़ोगे ना आप, तो जो नारायण सागर बांध है उसको कहां दर्शा रखा है, अजमेर में दर्शा रखा है। पहले अजमेर, वर्तमान में कहां है, लिख लिया। लिखो, खारी की सहायक नदियां, खारी की सहायक नदियां। खारी की सहायक नदियां, सहायक नदियों में नाम लिखो विद्यार्थियों। मानसी, कौन सी नदी, मानसी। और एक है नाकड़ी नदी, नाकड़ी नदी, मानसी और नाकड़ी नदी। कई जगह ये मानसी ऐसा भी मिलता है, वो अलग है। ये जो मानसी दिखाई दे रही है ना आपको,
ये मानसी अलग है, ध्यान रखना, ये अलग है, इसकी सहायक नदी अलग है। लिखिएगा, मानसी नदी को रेखांकित करो, मानसी को रेखांकित करो। इसी मानसी नदी पर भीलवाड़ा में अडवाण बांध बना हुआ है। कौन सा? आपसे पूछा जाए अडवाण बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है विद्यार्थियों? मानसी नदी पर बना हुआ है। कौन सी पर बना हुआ है? मानसी बोल सकते हो, मानसी बोल सकते हो। अडवाण बांध कहाँ है? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी पर है? मानसी किसकी सहायक नदी है? खारी की। और खारी किसकी सहायक नदी है? बनास की, ध्यान रखना। और बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। और चंबल यमुना की। और यमुना गंगा की, ध्यान रखना। लिख लिया? लिखो विद्यार्थियों, आपको 3 नदियां दिखाई दे रही है। वो मानसी अलग थी, ध्यान रखना, फिर बता देता हूं। एक तो डाई नदी दिखाई दे रही, एक मानसी नदी दिखाई दे रही, एक सौदरा नदी दिखाई दे रही। अब सौदरा नदी होने को तो मानसी की सहायक नदी है, ये मानसी अलग है, ये अलग थी। डायन रखना, खारी की जो सहायक नदी वो अलग थी, वो अलग है। इन तीनों नदियों का जो उद्गम है ना, वो अजमेर से होता है। कहां से होता है? अजमेर से होता है। एक नोट डालो। हाँ, एक नोट डालना था वैसे। अजमेर से 3 नदियों का उद्गम होता है। अजमेर से 3 नदियों का उद्गम होता है। कई बार ऐसे भी सवाल बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अजमेर से होता है या नहीं होता है? एक तो लिखो डाई नदी। कौन सी नदी? डाई। और दूसरी लिखो सहोदरा नदी, सहोदरा नदी। और तीसरा लिखो आप मानसी नदी। अब सहोदरा बताओ किसकी सहायक नदी है? इस पर एक डैम बना रखा है, इसका नाम क्या है? टोरडी सागर बांध। और टोरडी सागर बांध की खासियत यह है, अगर इसके गेट खोल देते ना, तो एक भी बूंद पानी उस बांध में नहीं बसता है। सामान्यतः आप किसी भी बांध के अगर गेट खोलोगे तो वो भी पानी बस जाता है उसमें, अगर पानी रोक दिया गया ना तो। लेकिन इसके क्या, जैसे वो गेट बना रखे बिल्कुल स्थल से बना रखे हैं, तो जैसे गेट ऊपर करते हैं तो पानी पूरा निकल जाता है, इसमें एक भी बूंद पानी नहीं बचता। उसके लिए फेमस है ये टोरडी सागर बांध। लिखिएगा, चलो अलग अलग से पढ़ाई देता हूँ ना मैं। ऐसे लिखो, मानसी नदी हेडिंग डालो। मानसी नदी वो नहीं लिखा रहा हूं मैं, वो वाली मानसी नहीं लिखा रहा हूं। मानसी नदी लिखा रहा हूं मैं इस खारी की सहायक नदी। खारी की तो थी ना भी। अरे तो दोबारा पढ़ा दूं तो क्या फर्क पड़ गया? नोट तो हो गया तुम्हारा कंप्लीट। कुछ बातें मिक्स में भी आती, उसको कहाँ लेके जाए, समझा करो आप लोग। मानसी नदी की हेडिंग डालो आप तो। वहां तीर का निशान लगा के लिखा था यूं, या गड़बड़ हो गया मतलब थोड़ा सा? कोई बात नहीं, सेट करो। थोड़ा ही बहुत ही है, लेकिन वहां तो नहीं आएगा जहां पे आप करना चाह रहे हो। मैं मानसी नदी लिखा रहा हूं और किसकी सहायक नदी है? खारी की, ध्यान रखना, फिर बता देता हूं।
अब इतनी सारी नदियाँ हो जाती विद्यार्थी, नोट्स कई बार आगे पीछे हो जाते थोड़े बहुत हैं। मानसी नदी। देखो आप अच्छा कंटेंट चाह रहे हो तो थोड़ा सा आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। सारा ही मास्टर के माथे थोड़ी है। हैं? तुम तो मेरे माथे पर आगे कुल मिला के बात ये है कि नहीं गुरुजी पढ़ाएंगे जो भी पढ़ाएंगे जो। थोड़ा बहुत खुद भी एडजस्ट कर लिया करो, व्हाइटनर है तुम्हारे पास लगा लगा के व्हाइटनर कर लिया करो, लिख लिया करो, और क्या दिक्कत है। लिख लिया। उद्गम लिखो इसका। उद्गम मांडल तहसील, तहसील है ना वहाँ पे भीलवाड़ा में, मांडल तहसील भीलवाड़ा, वहां से इसका उद्गम होता है। परवा क्षेत्र लिखो, एक ही जिला, परवा क्षेत्र एक जिला है मात्र, और वो एक जिला कौन सा है, भीलवाड़ा। लिख लिया। लिखो संगम, लिखो संगम। अब भीलवाड़ा में कौन सी नदी में जाके मिलेगी बताओ ये। देखो फूलिया कला नामक स्थान पर, फूलिया कला नामक स्थान पर, फूलिया कला कहाँ पड़ता है, नामक स्थान पर खारी नदी में मिल जाती है। खारी नदी में अपना जल गिराती है कुल मिला के बात। लिख लिया। अगला फैक्ट लिखो, इस पर एक डैम बना रखा है, उसका नाम क्या है, अडवाण बांध। देखो इसी नदी पर भीलवाड़ा में अडवाण या अडवाण बांध बनाया गया है। आपसे पूछा जाए अडवाण बांध कौन सी नदी पर बनाया है, मानसी नदी पर। लिख लिया। कहाँ बनाया है, लिखो इसी नदी के किनारे फूलिया ढाणी, क्या है, फूलिया ढाणी है, जहां पर एक पवित्र स्थल भी है। क्या है, पवित्र स्थल है, और वहां पे एक शिव मंदिर भी है। क्या मंदिर है, अरे कहने का मतलब यह है कि भीलवाड़ा में फूलिया कला, फूलिया कला पड़ता है विद्यार्थियों शाहपुरा। कहाँ पड़ता है ये, शाहपुरा। वहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है, और जो कि जिसको पवित्र स्थल तो होता ही है मंदिर, तो उसके लिए भी जानी जाती है। लिख लिया। नहीं लिखा बहन जी, क्या लिखा आपने, अरे इसके किनारे फूलिया ढाणी में शिव मंदिर है, या पवित्र स्थल है एक, शिव मंदिर बना हुआ है, कहने का मतलब बड़ा है, काफी फेमस है। लिख लिया। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से, खारी नदी पढ़ रहे हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं, खारी। खारी की सहायक नदियां कौन कौन सी लिखी है आपने, मानसी, नाकड़ी भी लिखी है क्या, तो लिख लो नाकड़ी नदी। नाकड़ी, लिखो उद्गम, उद्गम आसिंद भीलवाड़ा, परवहा
क्षेत्र वही आसिंद वाला क्षेत्र है ना, आसिंद में बहती थोड़ी देर। संगम आसिंद में ही खारी नदी में मिल जाती है। किस मिल जाती है? खारी नदी में जाके मिल जाती है। तो आसिंद भीलवाड़ा से एक नदी निकलती है, थोड़ी देर दूर तक बहती है और उसके बाद में खारी नदी मिल जाती है, इसलिए इसको खारी की क्या कहा जाता है? सहायक नदी कहा जाता है। तो ये जो हमने भीलवाड़ा वाली पढ़ी है ना, ये मानसी नदी है। ये कौन सी है? मानसी नदी है। और अजमेर से निकलती है ना, वो मानसी नदी निकलती है। ये अलग है, वो अलग है, ध्यान रखना। और ये जो मानसी नदी निकलती है, इसका उद्गम कहां से होता है? तिलोरा की पहाड़ी या किशनगढ़ से होता है, ध्यान रखना। तो अब अगली नदी जो हम लिखेंगे, ये तो होगी खारी, तो कंप्लीट होगी, होगी ना खारी कंप्लीट। अब अगली जो नदी लिखते हैं हम, वो लिख लेते हैं मानसी नदी। और कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ फर्क पड़ रहा है? हम तो कभी ये पढ़ा देते रहे, कभी वो पढ़ा देते रहे, कभी ये पढ़ा देते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? चलो रुक जाओ फिर। डाई पढ़ना चाहते हो? हेडिंग डालो, डाई नदी। डाई उद्गम लिखो, उद्गम। नसीराबाद की पहाड़ियों से होता है। नसीराबाद, सुनना मेरी बात, ये जो नसीराबाद की तरफ चलते हैं ना अपनी अजमेर से, तो ये अजमेर और नसीराबाद के बीच में जो पहाड़ियाँ निकलती है ना, वहां से इसका उद्गम होता है। तो कई बार नसीराबाद की पहाड़ी आ जाता है, कई बार अजमेर की पहाड़ियाँ भी आ जाता है। तो आप मुख्य रूप से तो नसीराबाद की पहाड़ियाँ लिखेंगे, उद्गम में लिखना नसीराबाद की पहाड़ियों से। ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो आप, अजमेर की पहाड़ियों से। कई बार नहीं आता नसीराबाद, तो अजमेर की पहाड़ियाँ बताना पड़ेगा, लेकिन नागपाड़ मत बता देना, इधर से नहीं होती, ध्यान। हाँ, परवा क्षेत्र, परवा क्षेत्र, परवा क्षेत्र 2 जिले हैं। कौन कौन से? अजमेर, दूसरा टोंक। टोंक में जाएगी। संगम जब लिखेंगे तो कौन सी नदी में जाके मिलेगी बताओ? ये लिखो, संगम या मुआना। राजमहल टोंक में बनास नदी में मिल जाती है। और त्रिवेणी संगम बनाती कि नहीं बनाती? और त्रिवेणी संगम बनाती है। बताओ कौन कौन सी 3 नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है वहां पर? हाँ, लिख लिया? अब तो पढ़ा दूं, मानसी नदी। और मानसी पढ़ेंगे, उसी के साथ ही सौदरा नदी भी पढ़नी पड़ेगी अपने को। आएगा ना सौदरा। चलो अगली नदी लिखो आप। चलो अगली नदी के ऊपर चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी।